दोस्ती एक वो एहसास होता है जो अनजाने लोगों को भी साथ लाता है। जो हर पल साथ दे वही दोस्त कहलाता है, वरना तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। पॉलिटिक्स के दंगल में ऐसी घटनाएं हमें हर आए दिन देखने को मिलती है। तो आज का ये हिंदू एडिटोरियल वैसी ही एक कहानी जो पॉलिटिक्स बेस्ड है, उसे मैंने कहानी भी ना कहना चाहिए, वास्तविक दर्शन जो है वो आज हमें देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं। आज देश में ये माहौल बन चुका है कि बीजेपी का भी क्या कोई एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जिसको देश बीजेपी के ऑप्शन में देख पाए। तो उसके लिए क्या क्या कॉम्बिनेशंस है, क्या क्या प्रोसेसेस चल रही हैं अंदर अंदर पार्टियों में, आइए उसी को इस एडिटोरियल के माध्यम से समझते हैं। पहला है पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। दोस्तों, रीअलाइनमेंट का मतलब है रीएडजस्टमेंट। जो अभी एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है पॉलिटिक्स में, उसको चेंज करना, वापिस नया कॉम्बिनेशन बिठाना। लेकिन अगर 2024 के इलेक्शन को लेकर अगर ये बात कर रहे हो तो दोस्तों, एडिटोरियल का ये लिखा हुआ कहना है कि ये एक अनसीजनल, बिन मौसम की बात हो जाएगी, जिसका अभी इतना ज़्यादा अर्थ नहीं रहेगा। और क्या कारण है कि आज बीजेपी के भी ऑल्टरनेटिव जो है वो सोचे जाने लगे? इसके कारण जो एडिटोरियल के हिसाब से है, और इसमें से कुछ तो आप और मैं हम सब जानते भी हैं कि सरकार जो 2014 से सत्ता में आई, 2019 तक तो सब एकदम मस्त चला। लेकिन 2019 के बाद खास करके 20 और 21 में गवर्नेंस मतलब जो संचालन है उसमें भी बहुत सारी जगह पे फेलियर दिखी। चाहे वो रैली के माध्यम से इलेक्शन के कारण हो, या और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए। और मिस स्टेप्स मतलब कुछ गलत दिशा में भी स्टेप ले लिए या गलत फहमी का भी शिकार हुए। ठीक है। और आगे राष्ट्रमंच जो 2018 में स्थापित किया गया था, ठीक है, और इसमें यशवंत सिन्हा टीएमसी लीडर जो आज है, उन्होंने बहुत बड़ा रोल तब प्ले किया था। और बहुत सारे ऐसे स्पेक्यूलेशंस हैं, मतलब ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं फ्यूचर के लिए, गैसिंग किया जा रहा है कि क्या ये कोई थर्ड फ्रंट, मतलब थर्ड एक ऐसा पार्टी बन के आ रहा है जो अभी जो दो प्राइम लीडर्स हैं या जो दो प्राइम पार्टीज है उसके एडिशन में एक बन के आएगा और आगे जाके यही हमारा ऑल्टरनेटिव बन सकता है। तो ये जो गैदरिंग हुई थी 22 जून के दिन, जिसमें शरद पवार होस्ट थे और टीएमसी के लीडर मतलब यशवंत सिन्हा, उन्होंने ये पूरी मीटिंग कन्वीन की थी। कन्वीन करना मतलब मीटिंग को गैदर करना, बुलाना, जिसमें बहुत सारे लीडर, बहुत सारे एक्टिविस्ट्स और बहुत सारे स्कॉलर्स, उच्च कोटि के लोग जो पॉलिटिक्स में भी अपना योगदान देते हैं, उन लोगों की गैदरिंग हुई थी। तो ये जो स्पेकुलेशंस है ना, वो प्रिसीड करते हैं ये गैदरिंग को। मतलब ये गैदरिंग के पहले जो हुआ ना, उसके लिए प्रिसीड शब्द का यूज होगा। तो गैदरिंग के पहले बहुत सारे लोगों ने ऐसे अंदाजे लगाए कि क्या ये थर्ड फ्रंट क्रिएट हो रहा है, तीसरा एक पक्ष क्रिएट हो रहा है जो एक तरह से बीजेपी का ऑल्टरनेटिव बन सकता है। तो एडिटोरियल की ओवरऑल बातों से लगा कि नहीं, थर्ड फ्रंट क्रिएट हो रहा है ऐसा तो अभी नहीं है, लेकिन अंत आएगा किसका? एक्सप्लोरेटरी पॉलिटिक्स का। तो ऐसा कभी नहीं होगा। एक्सप्लोर करना मतलब नया नया इन्वेंट करना, ढूंढते रहना, सर्च करना। तो पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी टॉप पे क्यों ना आ जाए, और अच्छा और बेहतर की खोज ऑलवेज चलती है। ऐसी खोज चलते रहना, उसे कहते हैं एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेटरी पॉलिटिक्स। ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रमंच की जो स्थापना हुई थी उसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, और सिर्फ परसों 22 जून के दिन जो मीटिंग हुई उसमें भी कोई अच्छा सा कंक्लूजन आया ऐसा तो नहीं लगा। चलिए और आगे देखते हैं। और एक्सटर्नल विंस मतलब जो लोकल लेवल पे जो अलग अलग स्टेट वाइज जो इलेक्शंस हुए, उसमें भी जीत जो हुई है वो कांग्रेस की स्पेसिफिक नहीं हुई है। कभी डीएमके तो कभी टीएमसी तो कभी द लेफ्टिस्ट पार्टी, मतलब ये वेस्ट बंगाल में ज़्यादा एक्टिव है। टीएमसी दैट इज तृणमूल कांग्रेस, वो भी वहाँ एक्टिव है, और साथ में है डीएमके। ठीक है। तो ये क्या है? ये द्रविड़ मुनेत्र काजगम, ये पूरा पार्टी का नाम है डीएमके। ठीक है। तो ये जो सारी पार्टी, उनकी जीत तो हुई है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस की नहीं।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो भी उभर के आ रही है, लेकिन क्या पता आगे जाके इन सब का एक कॉम्बिनेशन हो, संगठन हो, और वो बीजेपी के लिए एक ऑल्टरनेटिव, एक ऑप्शन देश के लिए बन के आए। ठीक है, रागा मतलब तो राहुल गांधी। बीजेपी के सामने अगर बोले तो प्रिंसिपल्ड पोजीशन तो उन्हीं की है, मतलब कांग्रेस पार्टी आएगी और सबसे जो टॉप लेवल पे जो पद दिया जाएगा वो तो राहुल गांधी को ही दिया जाएगा। एक तो ये दिक्कत बनी हुई है। इस कारण से भी कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस से किसी और पार्टी में स्विच किया कि हमारे में टैलेंट ज़्यादा है, तो हमें क्यों प्रिंसिपल्ड पोजीशन जो प्राइम टॉप लेवल की पोजीशन है वो नहीं दे रहे हो, जस्ट बिकॉज राहुल गांधी है इसलिए। ये एक पॉइंट भी हिंदू एडिटोरियल में छेड़ा। और आगे यही राहुल गांधी का रोल कैसा है, वैसिलेटिंग। वैसिलेटिंग मतलब निर्णय ना ले पाए वैसा, अनडिसाइसिव, कभी कोई फाइनल डिसीजन लेके उसके ऊपर आगे काम करे वैसा रोल यहाँ पे राहुल गांधी का नहीं दिखा, तो वैसिलेटिंग रोल है, ऐसा एडिटोरियल का कहना है। और आगे रिलक्टेंस है, मतलब एक तरह के अनिच्छा है, अनविलिंगनेस है कि कोई पावर पॉलिटिक्स खेले। पावर पॉलिटिक्स का मतलब होता है मैं जिस पार्टी से रिप्रेजेंट करता हूँ उस पार्टी का जो भी इन्फ्लुएंस रहा है, जो एक्शंस उसने लिए, उसका रेफरेंस लेके अगर मैं बात करूं तो उसका जो जोर है, जो दबाव है वो ज्यादा आएगा। राहुल गांधी ऐसी पावर पॉलिटिक्स भी नहीं खेलते। ठीक है, तो इन सब चीजों के कारण वो एक ऐसे लीडर अभी लोगों के लिए साबित हो रहे, बाकी लोगों के लिए, जिन्हें कहा जाता है अनइंस्पायरिंग लीडर, जो ज्यादा इंस्पिरेशन देता नहीं है वैसा लीडर। और आगे देखते हैं एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है, ठीक है, उनके चीफ है शरद पवार जी। तो उनके पास डेक्सटेरिटी भी है, मतलब एक तरह की क्लेवरनेस, होशियारी भी है। हेफ्ट मतलब एक तरह का दबाव, इन्फ्लुएंस, दबदबा जिसे कहते हैं वो भी है, और बहुत बड़ा नेटवर्क भी है अलग अलग लीडर्स का। उनकी उम्र हो चुकी है 80, तो एज जो है ना वो नॉट ऑन हिज साइड। समझ गए इसका मतलब? कभी भी बुलावा आ सकता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो उस समय पे उनके जो विगरस एफर्ट्स है ना, जो न्यू प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हो रहे, जो तीसरा ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए हो रहे, वो इजी तो नहीं है, नॉट इजी। तो दोस्तों ये जो पहला पैराग्राफ है उसका ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आपके सामने रख दिए गए हैं। किस तरह से कांग्रेस, किस तरह से एनसीपी शरद पवार, किस तरह से तृणमूल, किस तरह से डीएमके और बीजेपी। चलिए नेक्स्ट माइंड मैप समझते हैं। इसमें और डिटेल में बात है वो करी जाने वाली है। सबसे पहली बात, कोई भी प्लेटफॉर्म वायबल मतलब एकदम रीजनेबल, वैलिड नहीं होगा किसके अगेंस्ट, बीजेपी के, जब तक कांग्रेस और दूसरी पार्टी का अंदर अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो एक ओपन क्वेश्चन बना रहता है। तब तक तो बीजेपी के सामने कोई एक स्ट्रॉन्ग पार्टी, वायबल ऑप्शन, फिजिबल ऑप्शन आएगा, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि राष्ट्रमंच दिल्ली में परसों 22 जून के दिन जो मीटिंग हुई थी शरद पवार के ही घर पे, वहां समाजवादी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसमें मार्क्सिस्ट है, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है कश्मीर, ठीक है, और तृणमूल कांग्रेस दैट इज टीएमसी, ये सब लोगों की हाजिरी तो थी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी अंदर अंदर राज्यों में पॉलिटिक्स में एक तो लड़ाई चल रही है। सब आए तो थे एक मीटिंग में, लेकिन अलग अलग राज्यों में वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी है। दूसरा, एंथुजियाज्म जो होना चाहिए ना, उत्साह, वो म्यूटेड था, मतलब डल था, कम था। इतना जोरों शोरों से सब लोग वहां इन्वॉल्व नहीं हुए उस मीटिंग में। और शरद पवार जो है वो भी अलर्ट है कि पिटफॉल मतलब खतरा, डेंजर, रिस्क, इन मीटिंग में से अलग अलग पार्टी का जो हाजिर होना है उससे अलग अलग खतरे भी होते हैं। वो भी शरद पवार बड़े ही अनुभवी हैं, तो उनको इस बात का भी आइडिया है। और साथ साथ में ऐसा भी हुआ था दोस्तों कि जो 22 जून की जो मीटिंग हुई थी ना, देखो इसके बारे में मैंने थोड़ा यहाँ बताया कि मीटिंग थी वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मीटिंग नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पार्टी जो ये मैंने नाम लिए ना आपके सामने अभी, ठीक है, वो बहुत सारे पार्टी के लीडर खुद तो आए ही नहीं। उन्होंने जो सेकेंड लाइन लीडर होते हैं ना, जो सेकेंडरी लीडर होते हैं ना, उन्हीं को भेज दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनके अंदर जो एंथुजियाज्म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वो नहीं था।
प्लस जो नॉन बीजेपी पार्टी है जिसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो लोग भी इस मीटिंग में ओपन अप जो होने चाहिए, अपने विचार खुल के प्रकट करने चाहिए, वो कर नहीं रहे थे। कौन सा आइडिया कि थर्ड फ्रंट क्रिएट किया जाए क्या? अभी की हालत तो ये है। मतलब बीजेपी के अलावा की जितनी पार्टी है वो भी वहां खुल के ये विचार को प्रकट नहीं कर रही है कि चलो हम कुछ और अलग से एक संगठन बनाते हैं। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात, इंडिया लेवल पे सोच रहे हो तो केरला, कर्नाटक बाजू, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। तो देखो नीचे, तेलंगाना में पार्टी कौन सी है? टीआरएस है। आंध्र प्रदेश में कौन सी है? वाईएसआरसीपी है। और उड़ीसा में कौन सी है? बीजेडी है। ठीक है, तो ये सारी पार्टी जो है ना वो भी किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है? गार्डेड अप्रोच, मतलब एक तरह का सिक्योर अप्रोच, सावधानी से आगे बढ़ रही है। आपने बोला संगठन बनाएंगे तो हम मान जाएंगे तुरंत, ऐसा नहीं है, क्या पता आप हमें फंसा दो। ठीक है, और ये अप्रोच किसके खिलाफ है या किसके लिए है? नेशनल पॉलिटिक्स, मतलब जो नेशन लेवल पे जो एक पॉलिटिक्स खेला जाएगा वहां वो बड़ा संभल संभल के खेल रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते, इसमें वोकेब आपको एकदम जबरदस्त मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो मीटिंग प्रोडक्टिव रही नहीं, दूसरा ये जो अभी तक के सारे फैक्टर्स आए ना, कांग्रेस आया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, डीएमके, पीएमसी, शरद पवार और दूसरे नॉन बीजेपी पार्टी, ये सब चीजें जो है ना, वो जो एक ऑपोजिशन आप बनाना चाहते हो रॉबस्ट, मतलब बड़ा ही मजबूत, बड़ा ही स्ट्रांग, ये आप अगर इन सब फैक्टर्स के साथ चाहते हो तो बड़ा ऑनरस, बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा ट्रबल मेकिंग काम हो जाएगा, इतना आसान नहीं होगा। और बीजेपी का जो 7 सालों का एक दबदबा रहा है उसमें थोड़ा सा टेंशन भी है, वो बिल्ड हुआ है। और इसको अगर सॉल्व करना है तो जो डेमोक्रेटिक हमारी लोकशाही प्रक्रिया है उसी से सॉल्व किया जा सकता है। कुछ एक्शंस ऐसे भी लगे जहां सरमुख्तियार शाही दिखी, तो इसलिए शायद ये हिंदू एडिटोरियल ने इशारा किया है। तो बीजेपी का प्लस भी बता रहे हैं, बीजेपी का माइनस भी बता रहे हैं, और साथ साथ में अभी के जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए थे, चाहे वेस्ट बंगाल हो या उसके अलावा बहुत सारे केरला हो, और बस बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, स्टॉन्च का मतलब होता है बड़ा ही कट्टर, बड़ा ही स्ट्रांग तरह से ऑपोजिशन करना बीजेपी का। ऐसी जो भी पार्टियां थी ना जिन्होंने बीजेपी का बहुत ही अच्छे से विरोध किया, उनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली बीजेपी के खिलाफ। तो इस बात से भी पता चलता है कि बीजेपी के खिलाफ जो ज्यादा स्टॉन्चली, बड़े ही स्ट्रांगली, विगरसली, वायोलेंटली जाते हैं, उन लोगों को बाकी और बहुत सारे इलेक्शंस में पिछले जो राज्यों में हुए कुछ, वहां अच्छा रिस्पॉन्स उन पार्टियों को मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों ये पॉलिटिक्स का जो दंगल है उसमें इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ना, उसका कंक्लूजन क्या है? आइए उस कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पहले आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स इन नीड, जो दोस्त या दुश्मन अलग अलग रिलेशन को बदलते रहते हैं, इस समय पे ज़रूरत में तो अपने ही जो मित्र होते हैं वह काम आते हैं, जैसे कि बीजेपी और ऑपोजिशन की जो यूनिटी है ना, वो तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, एन अमालगम, अमालगम का मतलब होता है एसोसिएशन, कॉम्बिनेशन, डिस्पेरेट मतलब अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स मतलब पार्टियां है, तत्व है, वो नहीं होंगे एक वायबल, फिजिबल, स्ट्रांग नेशनल ऑल्टरनेटिव टू द बीजेपी। मतलब थोड़ा इधर की पार्टी आ गई, थोड़ा इधर से कुछ आ गए, और ऐसा करके आप अलग अलग तरह के लोग जुड़ जाओगे और आप सोचो कि बीजेपी का एक ऑप्शन बन जाओगे आप, लोग बीजेपी को भूल जाएंगे। इस कारण से ये नहीं होगा। ये था कंक्लूजन पूरे एडिटोरियल का जो उन्होंने शुरुआत में ही लिख दिया है। अब वो कैसे समझते हैं? टॉक ऑफ एनी पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, किसी भी तरह का पॉलिटिक्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको चेंज करना, रीअलाइन करना, रीशेड्यूल करना, ठीक है, या शफल करना, रीऑर्गेनाइज करना, ये बिन मौसम की बात होगी, खास करके उस बात को कंसिडर करते हुए दैट द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ 2024 में होगा। एंड बीजेपी इज एंट्रेंच्ड, एंट्रेंच मतलब पूरी समा गई है, किसके अंदर? गवर्नमेंट के अंदर। मतलब गवर्नमेंट का मतलब ही बीजेपी है और बीजेपी का मतलब ही गवर्नमेंट है। तो ऐसे समय पे बीजेपी जो हर जगह छा गई है, उस समय पे आप 2024 के लिए अभी बात करोगे, ये एडिटोरियल को और एडिटोरियल में जो लिखा है उस हिसाब से अनसीजनल बात है, अप्रोप्रिएट नहीं है अभी। और गैदरिंग होना उन पॉलिटिकल लीडर्स का कौन सी तारीख को, 22 जून के दिन, एक्टिविस्ट का भी साथ में होना, स्कॉलर्स का भी होना, जो मीटिंग कन्वीन की गई थी, गैदर की गई थी, बुलाई गई थी, किसके द्वारा?
टीएमसी कांग्रेस के लीडर है कौन? यशवंत सिन्हा, मंगलवार के दिन। हाउएवर, लेकिन उसके भी पहले क्या हुआ था? प्रिसीडेड बाय, मतलब उसके भी पहले क्या हुआ था? अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन, बहुत सारे जजमेंट्स आए थे, बहुत सारा लोगों ने एस्टिमेट लगाए थे किसके बारे में? कि कोई नया इमरजेंस होने वाला है, उद्भव होने वाला है, जन्म होने वाला है, थर्ड फ्रंट, मतलब और एक पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ आएगी और साइडलाइन कर देगी किसको? कांग्रेस को। मतलब साइडलाइन कर देना मतलब इसको जो एक्टिव रोल मिला है ना अभी ऑपोजिशन का, वो साइड हो जाएगा और कोई और रोल में आ जाएगा। एक होता है मेन स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीमलाइन करना, और एक होता है साइडलाइन करना। स्ट्रीमलाइन करना मतलब मुख्य भूमिका दे देना, और साइडलाइन करना मतलब साइड रोल दे देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलना। तो कांग्रेस को साइडलाइन करके एक तीसरा ही नया एक पक्ष आ जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे अंदाजे लगाए गए थे जब 22 जून परसों के दिन दिल्ली में राष्ट्रमंच आया था, ऑर्गेनाइज किया गया था तब। ठीक है, कहाँ? शरद पवार जी के वहाँ। तो राष्ट्रमंच जो है इज नॉट इंटेंडेड टू बी अ थर्ड फ्रंट अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्गेनाइजर्स। इनके जो ऑर्गेनाइजर्स है ना, चाहे टीएमसी हो चाहे शरद पवार, उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, हम कोई थर्ड फ्रंट नहीं बना चाहते। लेकिन बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दैट द एंड ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी पॉलिटिक्स अहेड ऑफ 2024। मतलब ये नहीं कि 2024 के पहले हम पॉलिटिक्स में और नया नया ढूंढने की कोशिश बंद कर देंगे, नहीं, वो तो चालू रहेगी। इनफैक्ट हकीकत में अगर बात करें तो ज्यादातर जो पार्टी है ना, उनके पास कारण तो है कि वो सोचे और उसके ऊपर आगे कार्य करे, किसकी ओर? टूवर्ड्स अ न्यू ऑल्टरनेटिव टू द बीजेपी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कारण बताए जाएंगे। देखते हैं। फॉर वन, जो बंदा आर्ग्यूमेंट करेगा ना उसके भी खिलाफ जाके अगर मुझे कुछ बोलना है ना तो मैं बोलूंगा फॉर वन, सीरियल गवर्नेंस फेलियर। सीरियल तो समझते हो ना, इमरान हाशमी ने बहुत अच्छे से सिखाया है ना? तो सीरियल गवर्नेंस जो है, फेलियर्स हुए संचालन के और मिस स्टेप्स, कुछ गलत स्टेप्स भी लिए हैं, हैव मेड द करंट मोमेंट, जो अभी का क्षण है, वो मोस्ट वल्नरेबल, खतरनाक, खतरे से भरा हुआ हो चुका है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। कब से? 2014 से लेकर आज तक में। आगे, द कांग्रेस डज चैलेंज द बीजेपी। कांग्रेस चैलेंज तो करता ही है बीजेपी को, एक चुनौती तो देता ही है एट आइडियनेशनल लेवल या आइडिएशनल लेवल। मतलब जो एक आइडियोलॉजी होती है ना, विचारधारा के आधार पे जो वोटिंग जीता जाता है, ठीक है, तो उस विचारधारा पे तो कांग्रेस भी बहुत अच्छी चुनौती जो है वो बीजेपी को देश की प्रगति की विचारधारा को लेके कर सकती है। लेकिन जो इलेक्टोरल विक्ट्रीज जो हुई है इलेक्शन की ओवर इट, मतलब बीजेपी के ऊपर जो उसकी जीत हासिल हुई है इन द रिसेंट मंथ्स, वो कांग्रेस ने नहीं की, लेकिन रीजनल पार्टी जैसे कि टीएमसी, डीएमके एंड द लेफ्ट जो वेस्ट बंगाल में एक्टिव है, उन लोगों के द्वारा जीत हासिल हुई थी, कांग्रेस के द्वारा नहीं। मतलब कांग्रेस का कुछ अच्छा पॉइंट भी बता रहा है, कांग्रेस का कुछ बुरा पॉइंट भी बता रहा है। आगे, वाइल राहुल गांधी हैज अ प्रिंसिपल्ड पोजीशन, मतलब अगर कांग्रेस पक्ष आएगा तो उच्च कोटि का जो पद मिलेगा, सबसे बड़ा रोल मिलेगा, प्रिंसिपल पोजीशन मिलेगी, वो तो अभी भी राहुल गांधी की ही है बीजेपी के खिलाफ अगर हम बात करें तो। और साथ साथ में उनका जो वैसिलेटिंग रोल है, मतलब कंफ्यूजिंग रोल है, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते विद इन द पार्टी कांग्रेस के अंदर, और लापरवाही है, अनिच्छा है, रिलक्टेंस है टू प्ले द पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स मतलब क्या, वो मैं माइंड मैप में समझा चुका हूं, माइंड मैप्स में, ठीक है। मेक द कांग्रेस एन अनसरप्राइजिंग लीडर फॉर अदर एंटी बीजेपी पार्टीज। इसी कारण से जो एंटी बीजेपी पार्टी है ना, वो कांग्रेस के लीडर को इंस्पायरिंग लीडर अभी नहीं मान पाती, इसलिए वो लोग कांग्रेस में ही जुड़ जाएंगे, ये संभावना तो कम है। आगे, द रोल जो प्ले किया जा रहा है किसके द्वारा? एनसीपी के द्वारा, शरद पवार जो उनके चीफ है उनके द्वारा, मेक्स द करंट अटेम्प्ट, अभी की जो कोशिश है ना मीटिंग करने की, किसके लिए? नए प्लेटफॉर्म के लिए, वो कोशिश को और विगरस और जुनून से भरा है ना, और कड़ा, स्ट्रांग बना देते हैं। ही हैज द डेक्सटेरिटी, मतलब एक तरह की होशियारी है, हेफ्ट मतलब प्रभाव है, और उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क भी है कि वो इसको लीड कर पाए। आगे देखते हैं दोस्तों। दैट सेड, मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, जो बात अभी शरद पवार के लिए कही गई, उस बात को ध्यान में रखते हुए, देयर इज नॉट एन ईजी पाथ।
यहाँ कोई आसान रास्ता नहीं है फॉर दिस नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है जो अभी ग्रो होना शुरू हुआ है, ग्रोइंग है, इमर्जिंग है प्लेटफॉर्म, राष्ट्रमंच। अज्यूमिंग, इस बात को मानते हुए कि इट हैज़ एम्बिशंस, इसके पास बहुत सारे महत्वाकांक्षी गोल है, ध्येय है, बियॉन्ड बीइंग अ डिबेटिंग सोसाइटी। सिर्फ और सिर्फ डिबेट करना, वाद विवाद करने वाला एक समाज बन जाना नहीं, उतना ही नहीं, उससे भी आगे ले जाना है देश को। ऐसा जो एम्बिशन है, ठीक है, उसके लिए ये कोई इजी काम तो नहीं होगा। और 80 साल की उम्र पे एज इज नॉट ऑन पवार्स साइड, मतलब उनकी फेवर में तो नहीं है दोस्तों। कभी भी बुलावा आ सकता है, वो आती है, बुलाती है, मगर जाने का नहीं, है ना। ठीक है, आगे। विदाउट एन एक्टिव रोल फॉर द कांग्रेस, और कांग्रेस के लिए जब अभी कोई एक्टिव रोल नहीं है, नो पॉलिटिकल फॉर्मेशन, पॉलिटिकल ग्रुप का बनना कभी भी वायबल नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं होगा बीजेपी के खिलाफ। मतलब कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाहिए, ये भी एडिटोरियल बता रहा है। और ये जो रोल है ना, एंड जो एंगेजमेंट के टर्म्स है, मतलब साथ में मिलके करने वाले काम के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, किसके बीच में, कांग्रेस और दूसरे जो छोटी छोटी पार्टी है, वो तो अभी भी एक ओपन क्वेश्चन बना हुआ है, या ऐसे बहुत सारे ओपन क्वेश्चंस बन गए हैं जिसका जवाब अभी तक मिला नहीं। और जवाब नहीं मिलेगा तब तक एक स्ट्रॉन्ग थर्ड फ्रंट नहीं बन सकता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। इवन अमॉन्ग द पार्टीज दैट पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग, कौन कौन सी पार्टी थी, देखो ये सारी पार्टी के नाम लिखे हैं यहाँ, ठीक है। एंथुजियाज्म इज म्यूटेड, उत्साह जो होना चाहिए ना वो म्यूटेड है, मतलब एक तरह से साइलेंट हो चुका है या एक तरह से कम हो चुका है। दो, इसके बावजूद कि उन्होंने सेंड किया था रिप्रेजेंटेटिव्स को, मतलब बहुत सारी पार्टी ने खुद के लीडर को तो ज्यादा भेजा भी नहीं, या भेजा तो भेजा, लेकिन कुछ पार्टी ने तो सेकंड लीड जो होती है उनको भेज दिया, मतलब जो मेन डिसीजन मेकर होता है उसको तो भेजा ही नहीं। ठीक है, चलिए। तो मिस्टर पवार हिमसेल्फ इज कॉन्शियस ऑफ द पिटफॉल्स, पवार को खुद को भी पता है कि पिटफॉल मतलब इस बात के जो खतरे, जो डेंजर है, उसकी मतलब जानकारी और उसकी जो समझ है वो मिस्टर पवार को है। आगे, सेवरल ऑफ दीज पार्टीज, इनमें से बहुत सारी पार्टी ऐसी भी है जो एडवर्सरी है, एनिमी है, कॉम्पिटिटर है ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की अलग अलग राज्यों में अंदर अंदर तो कंपटीशन चल रही है। आगे, ऑल नॉन बीजेपी जो पार्टी है ना, जो बीजेपी के साथ संबंध नहीं रखती, आर नॉट ओपनिंग अप, मतलब अपना मुंह अच्छे से खोल के अपने विचार प्रकट नहीं कर रही है इस आइडिया के लिए। कौन सा आइडिया? थर्ड फ्रंट, ऑल्टरनेटिव वाला, एटलीस्ट अभी की बात करें तो भी। तो चलिए दोस्तों, लास्ट पैराग्राफ समझते हैं, इसी के साथ कंक्लूजन होगा। तो पॉलिटिकल जो दंगल होता है ना, वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस से बनता है, तो उसमें से भी अच्छे खासे वॉकेब्स आपको मिल रहे हैं। देखिए, टीआरएस है, वाईएसआरसीपी और बीजेडी है, कहाँ? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में रिस्पेक्टिवली, मतलब इसी ऑर्डर में। तो टीआरएस तेलंगाना के लिए, वाईएसआरसीपी आंध्र के लिए और बीजेडी उड़ीसा। ठीक है। हैव अ गार्डेड, मतलब बड़ा ही सुरक्षा के साथ, बड़ा ही संभल के चलने वाला एक अप्रोच है, किसके लिए? नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स चलती है ना, उसके लिए। आगे, ये सारे जो फैक्टर्स है ना, वो इमरजेंस ऑफ अ रॉबस्ट ऑपोजिशन, मतलब ऑपोजिशन मतलब तो विरोध पक्ष, और रॉबस्ट मतलब बड़ा ही मजबूत, ऐसा जो पक्ष है ना, उसका इमरजेंस, जन्म होना, वो बड़ा ही ऑनरस, मतलब जिम्मेदाराना, डिफिकल्ट, ट्रबलसम काम बन जाता है अगर ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में लिया जाए तो। आगे, पॉलिटिक्स जो है ना, वो आमतौर पे शेप किया जाता है बाय सर्कमस्टांसेस, मतलब आजू बाजू की एक्चुअल परिस्थितियां क्या है, क्या माहौल चल रहा है, उसके आधार पे तय होता है। आगे, द बीजेपी इज अनचैलेंज्ड, मतलब उसको किसी ने अभी तक हराया नहीं पिछले 7 सालों में, कुछ इस तरह की बात है ना। जो पावर है ना, इन द लास्ट 7 years हैज बिल्ट टेंशंस, उससे भी बहुत सारा तनाव जो है वो पैदा हुआ है, जिसको जरूरत है कि सॉल्व किया जाए, निपटाया जाए। किसके जरिए? थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, जो लोकशाही की प्रक्रिया होती है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप इलेक्शन प्रोसेस, जो हमारे देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, उसके जरिए आप सत्ता जो है वो बदल दो, वोटिंग
अपने पक्ष में ले आओ, थर्ड फ्रंट के लिए, किसी और पार्टी के लिए। यही एक रास्ता है कि बीजेपी के 7 साल के कार्यकाल में जो टेंशन पैदा हुआ उसको सॉल्व किया जाए। आगे द रीसेंट असेंबली इलेक्शंस जो हुए थे वेस्ट बंगाल, केरला और बहुत सारी जगह, उसके जो रिजल्ट आए थे ना, वो रिमाइंडर थे, इस बात की याद दिलाते थे दैट पार्टीज जो स्टॉन्चली, बड़े ही स्ट्रांगली अपोज्ड थी, किसके, बीजेपी के खिलाफ थी, वो ज्यादा पॉपुलर थी इन राज्यों में। आगे हार्नेस करना, इफेक्टिवली इस्तेमाल करना, यूज करना नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स को फ्रॉम सच डिस्पेरेट, मतलब अलग अलग टीम, अलग अलग पार्टी से, अलग अलग राज्यों से कुछ कुछ लोगों को उठा के, ये जो डिस्पेरेट ट्रेंड्स है ना, मतलब वो एक चैलेंज है बिफोर द ओपोनेंट्स ऑफ बीजेपी। मैं वापिस पढ़ता हूँ, इस बात को पढ़िएगा और समझिएगा, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज एक बहुत हेल्दी डिस्कशन था। हार्नेस करना, इस्तेमाल करना नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स, अलग अलग राज्यों से भिन्न भिन्न डिस्पेरेट जो ट्रेंड चलते हैं, कहीं कोई फेमस है तो कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई बीजेपी का विरोधी है, कोई अपने विचार प्रकट नहीं कर रहा है। ऐसे माहौल में बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो विरोधियों जो है बीजेपी के, उनके लिए है, ठीक है। तो ओवरऑल बात ये है कि बीजेपी के लिए जो स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव की जरूरत है, वैसा ऑल्टरनेटिव आज का एडिटोरियल देख के तो पता चल रहा है कि अभी तक बना नहीं है, लेकिन बनने की प्रक्रिया चालू हो गई है। चलिए बढ़ते हैं वोकैब्स की ओर। वोकैब्स में मैं इस बार थोड़ा स्पीड में जाऊंगा ताकि आपका भी थोड़ा टाइम बचा लूं मैं। अमालगम मतलब तो कॉम्बिनेशन, डिस्पेरेट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, विरोधी विरोधी, डिसिमिलर। वायबल ऑप्शन चाहिए बीजेपी के खिलाफ, रीजनेबल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल। रीअलाइन करना, रीऑर्गेनाइज करना। एंट्रेंच मतलब इनग्रेन, एस्टैब्लिश, एम्बेड, पूरा उसमें बसा हुआ होना, है ना, पूरा सेट जम जाना। कन्वीन करना मतलब तो असेंबल करना, गैदर करना। स्पेक्युलेशन मतलब काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, गेस वर्क, ठीक है। एक्सप्लोरेशन करना या एक्सप्लोरेटरी मतलब तो एक तरह का सर्चिंग, इन्वेस्टिगेटिव। फॉर वन मैंने आपको बताया था, ये इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए होता है आपके ओपिनियन को, जब बाकी लोग इसको ना भी माने। मिसस्टेप करना मतलब मिस्टेक, ब्लंडर, फॉल्स स्टेप। वल्नरेबल मतलब ये समझ लो ना, एट रिस्क, खतरे में होना। आइडिएशनल मतलब रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडिया, नए नए आइडिया लेके आना। उस मामले में तो फिर भी कांग्रेस चैलेंज कर सकता था बीजेपी को, लेकिन प्रिंसिपल पोजीशन जो राहुल गांधी को मिली है ना, एथिकल, राइटियस, कि वही जो करेंगे वो प्रॉपर है, इस कारण से बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर वहां से चले गए। और उनका वैसिलेटिंग रोल मतलब एक तरह से अनसर्टेन, कीप चेंजिंग वंस माइंड, इनडिसाइसिव, निर्णय ही नहीं ले पाते, ये भी नुकसान करता है। रिलेक्टेंस करना मतलब एक तरह से देखो अनविलिंगनेस, अनिच्छा होना, ठीक है। डिसइंक्लिनेशन, झुकाव नहीं होना किसी चीज के लिए। अनइंस्पायरिंग तो मैं नहीं बताऊंगा, विगरस भी मैं नहीं बताऊंगा, बड़ा ही पावरफुल, अग्रेसिव। डेक्सटेरिटी मतलब क्लेवरनेस होना, डेलिकेसी होना, स्किल होना, डेफ्टनेस होना, एक्यूमेन, कुशलता होना, कौशल्य होना, फिनेसी होना, फिनेसी, ठीक है। हेफ्ट का मतलब है इन्फ्लुएंस, एबिलिटी, वेट, स्ट्रेंथ, एक्सपर्टाइज और मास्टरी तो समझ में आता है। नेसेंट मतलब जस्ट बिगिन हुआ है, डेवलपिंग, इमर्जिंग और बर्जियनिंग, ग्रोइंग, विकसित होता हुआ। ओपन क्वेश्चन मतलब तो अनडिसाइडेड मैटर, जिसके बारे में पता नहीं चला वो। म्यूट मतलब तो रिस्ट्रेन, रुका हुआ रहना, सबड्यू, दबा दबा सा रहना। टोन डाउन, दबी हुई आवाज में बोलना। और लास्ट पैराग्राफ में से मिले हुए वर्ड्स, पिटफॉल मतलब डेंजर या रिस्क या खतरा। रोबस्ट मतलब बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, विगरस, पावरफुल। ऑनरस मतलब स्ट्रेस से भरा हुआ, डिफिकल्टी से भरा हुआ, टफ, ट्रबलसम, बर्डनसम। अनचैलेंज्ड मतलब अनडिस्प्यूटेड, जिसको अभी तक कोई हरा नहीं पाया या डाउट नहीं कर पाया, सवाल नहीं उठा पाया अच्छे से, और उठाए तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। स्टॉन्चली मतलब बड़े ही विगरसली, स्ट्रांगली, फर्मली या संकल्प पूर्व रूप से, रिजोल्यूटली। हार्नेस करना मतलब यूटिलाइज, यूज, मेक यूज ऑफ, पुट टू यूज, कैपिटलाइज करना, एम्प्लॉय करना, अप्लाई करना। तो दोस्तों, आई एम श्योर आज का ये पॉलिटिकल दंगल आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जो लर्निंग पॉइंट्स है वो लेके आया होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ वंस अगेन भारत माता की जय, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड नाइट। कल वापिस मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू।